हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का एक वीडियो आया था, यानी जनवरी 2023 का पार्ट 1 आ चुका है। आप नहीं देखें तो जाकर देख लें। इसमें हम सब कुछ टॉपिक ही डिस्कस करते हैं, पर एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल वे में डिस्कस करते हैं, ताकि 69 बीपीएससी में कितना भी डीप पूछेगा करंट अफेयर्स आप बना लेंगे। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका कारण यही है कि 69 बीपीएससी या आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, खास करके यूपीएससी ईपीएफओ और यहाँ तक कि जितने भी आगे एग्ज़ाम आते हैं उसमें आपको वन लाइनर बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है, वन लाइनर का प्रैक्टिस हम सब संडे को कर लेंगे, कुछ 50-60 क्वेश्चन का। तो अभी मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद 50-60 क्वेश्चन का मैं टेस्ट ले लूँगा हर एक संडे को। तो उसमें आप सबको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेगा, वो आप बनाएंगे खुद से। बाकी डिटेल वे में करंट अफेयर्स पढ़ने से बहुत कुछ सीख सकते हैं आप, और एक भी डीप वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसा कि 68 बीपीएससी में सारा करंट अफेयर्स में डीपली पूछा गया था, और 69 में 68 से भी ज़्यादा कठिन प्रश्न आएंगे। तो इस कारण से मैं हर एक कुछ कवर कर रहा हूं, और करंट अफेयर्स भी मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको वो बिल्कुल डिटेल वे में पढ़ाऊंगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, बाकी अगर आप ईजी वे में चाहते हैं कि तैयारी कर लें प्रीलिम्स का, करंट अफेयर्स का, कि ऑब्जेक्टिव में याद कर लें, तो फिर आप करते रहें। इस चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं मिलेगा, बस मैं टेस्ट लूँगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए सुटेबल हूँ मैं वही काम करूँगा। कोई भी गुमराह करने वाला इसमें बात नहीं है, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, तो हमको पता है कि क्या कैसे पढ़ना चाहिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरा बात। वन लाइनर पढ़ के कुछ भला होने वाला है नहीं, तो आप डिटेल वे में करंट अफेयर्स को करें। कोई भी टॉपिक, एक ही टॉपिक लेंगे, उसको डिटेल वे में करेंगे। ठीक है, ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। वहाँ पे 40 प्रश्न आपके बीपीएससी में 69 में करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। इसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी इंपॉर्टेंट है, तो उसका वीडियो तो अलग आएगा ही। तो आप ये बात समझ लें कि आपको डिटेल वे में पढ़ना है करंट अफेयर्स। चलिए आप शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं जनवरी का, तो जाकर देख लें। चलिए, पहला है G20 का 17वां शिखर सम्मेलन बाली में संपन्न हुआ। बाली इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो G20 का वीडियो मैं इधर ही डाला था, आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, क्योंकि G20 से इस बार प्रश्न जरूर बनेंगे, क्योंकि 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो इस कारण से G20 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर है G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर 2022 को बाली में नूसा दुआ, जो इंडोनेशिया में है, संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, समापन के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंप दी, और भारत G20 का अध्यक्ष 1 दिसंबर 2022 से है, तो ये डेट आप याद रखेंगे। 17वां G20 जो इस बार बाली में संपन्न हुआ, उसकी थीम क्या थी? तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये थीम था, थीम आपको याद कर लेनी चाहिए। देखते हैं और पॉइंट। चलिए, 4 नंबर है हमारा, मुख्य चर्चा में क्या रहा G20 का 17वां शिखर सम्मेलन में? तो कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध से जो आर्थिक मंदी छाई है, सप्लाई चेन जो गड़बड़ हो गया है। कोई भी दो कंट्री अगर वॉर में जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो इफेक्ट होगा ही, क्योंकि रूस से भी बहुत सारे कंट्री कुछ ना कुछ खरीदते थे, यूक्रेन से भी कुछ ना कुछ खरीदते थे। रूस से पेट्रोलियम वगैरह काफ़ी आता था, यूक्रेन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश था, तो इफेक्ट तो होगा ही। प्लस जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन पे चर्चा करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन होता क्या है? प्राकृतिक आपदा जिसको बोलते हैं, उसी को जलवायु परिवर्तन का नाम दिया गया है। जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर सब पिघल रहे हैं, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो आप सब अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक एक पेड़ जरूर लगाया कीजिए अपने घर के आसपास। ठीक है, इससे वातावरण सही रहेगा। तो ये छोटा छोटा आप कर सकते हैं। अब हम सब देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी G20 के 17वें शिखर सम्मेलन में मुख्य बिंदु क्या रहा। तो अब हमारे पीएम से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। तो फर्स्ट 14 नवंबर 2022 को श्री नरेंद्र मोदी जी बाली पहुंचे। बाली इंडोनेशिया में जान ही रहे। सेकेंड, बाली घोषणा पत्र 16 नवंबर को जारी हुआ। मतलब जहां पे जिस कंट्री होस्ट करती है उसी को घोषणा पत्र बोला जाता है। उस घोषणा पत्र में क्या था, आगे देखते हैं। चलिए, घोषणा पत्र में देखते हैं भारत की ओर से क्या कहा गया। तो इस घोषणा पत्र में भारत ने कहा, मौजूदा संकट यानी रूस यूक्रेन युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने को बोला, और परमाणु हमले के इस्तेमाल की धमकी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो रूस यूक्रेन पे परमाणु हमले की धमकी देता है उसको भारत स्वीकार नहीं करेगा। 6 नंबर है, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा द्विपक्षीय वार्ता यानी बायलैटरल वार्ता भी हुआ। तो कौन कौन देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ हम सब बात किए, तो उसको भी देख लेते हैं एक झलक। आपको इससे प्राइम मिनिस्टर और
प्रधानमंत्री अलग अलग कंट्री के आपको याद हो जाएंगे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन से हम सब मिले, जो 46 प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। सेकंड, ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से हम सब भी मिले, मतलब वार्ता किए, द्विपक्षीय वार्ता। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम सब ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानेस से मिले। फोर्थ, इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। फिफ्थ है जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज। सिक्स, फ्रांस राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन, इनको तो आप जानते होंगे। सेवन, सिंगापुर प्रधानमंत्री ली सिंग लुंगा। और 8, होस्ट कंट्री इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से भी हम सब द्विपक्षीय वार्ता किए। द्विपक्षीय मतलब क्या होता है? भारत इंडोनेशिया वार्ता करेगा, भारत सिंगापुर, उसमें तीसरा कोई भी नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं बायलैटरल डायलॉग, ठीक है, यानी द्विपक्षीय वार्ता। चलिए आगे अब दूसरा करंट अफेयर्स हम सब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मित्र मुल्क का है। चलिए सेकेंड करंट अफेयर्स हम सब देखते हैं। इजराइल में छठी बार प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतान्याहू। तो देखते हैं क्या हुआ था घटना। तो फर्स्ट नंबर है, इजराइल में 1 नवंबर 2022 को चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें बेंजामिन नेतान्याहू के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी गठबंधन को 120 सीट में से 64 सीट प्राप्त हुए, ठीक है। तो नेतान्याहू का पार्टी दक्षिणपंथी गठबंधन नहीं है, दक्षिणपंथी गठबंधन में कुछ पार्टी मिलकर बना है। जैसे हम सबके यहाँ पे लोकसभा में 545 मेंबर है, ठीक है, उसी प्रकार से वहाँ पे 120 सीट है, ठीक है, और 120 सीट में 64 सीट जो है बेंजामिन नेतान्याहू के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी गठबंधन को मिला। अभी आगे देखेंगे दक्षिणपंथी गठबंधन में कौन कौन पार्टी हैं। चलिए अब देखते हैं हम सब कि दक्षिणपंथी गठबंधन को प्राप्त 64 सीट में किसको कितना सीट मिला। तो नेतान्याहू की लिकुड पार्टी को 32 सीट, जियोनिस्ट पार्टी को 14 सीट, सास पार्टी को 11 सीट, यूनाइटेड तोराह पार्टी को 7 सीट मिली, ठीक है, टोटल मिला के 64 सीट दक्षिणपंथी गठबंधन को मिले और छठवीं बार प्रधानमंत्री बन गए इजराइल के कौन? बेंजामिन नेतान्याहू। आगे और भी देखते हैं कुछ पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने बेंजामिन नेतान्याहू को छठवीं बार शपथ दिलाया। फोर्थ है, नेतान्याहू से पहले नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वो भी गठबंधन की ही सरकार चला रहे थे। फिफ्थ है, नेतान्याहू इससे पहले 1996 से 1999 तथा 2009 से 2021 तक लगभग 15 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और छठा, इजराइल की संसद का नाम नेसेट है, ठीक है, तो हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरह वहाँ नेसेट है। बाकी आपको बहुत महत्वपूर्ण कंट्री के संसद का नाम जानना है तो मेरे पार्लियामेंट वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं हर एक कंट्री के लगभग जो इंपॉर्टेंट कंट्री है उसके संसद का नाम पढ़ाया हूँ, जो बार बार एग्जाम में आता है, आप जरूर जाकर देख लें। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्पेस से रिलेटेड है, तो आप जल्दी देखेंगे। चलिए तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, नासा के आर्टेमिस मून मिशन के पहले चरण का सफल प्रक्षेपण। देखिए एक मिशन चल रहा है आर्टेमिस मून मिशन, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टेमिस मून मिशन यानी आर्टेमिस चंद्र मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर नासा। तो फर्स्ट नंबर, नासा का चंद्र मिशन का नाम आर्टेमिस है। आर्टेमिस मिशन का मतलब यह है कि नासा द्वारा मनुष्य को चांद पे भेजा जाएगा 2023 के एंड तक, तो आप सब बने रहें देखिए, ठीक है। तो नासा का चंद्र मिशन का नाम आर्टेमिस है, तो इसके 3 चरण होंगे, ठीक है। तो तीसरे चरण में मनुष्य को चांद पर भेजा जाएगा। फिलहाल अभी कौन से चरण का सफल प्रशिक्षण हुआ है? पहले चरण का। देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं पहले चरण में क्या हुआ। तो हाल ही में आर्टेमिस मून मिशन के पहले चरण में नासा के नए विकसित अति शक्तिशाली स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट द्वारा ओरियन स्पेसशिप को चंद्रमा की कक्षा में 16 नवंबर 2022 को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा गया, जो कि सफल प्रशिक्षण रहा, ठीक है। अभी ये पहला ही चरण हुआ है। अभी और इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि आर्टेमिस मून मिशन के लिए कौन से रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो स्पेस लॉन्च सिस्टम, ठीक है, और ओरियन स्पेसशिप नाम आप याद रखेंगे, जो चंद्रमा की कक्षा में 16 नवंबर 2022 को पहुंचा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फेज होगा, उसके बाद थर्ड फेज जब होगा यानी तीसरा चरण होगा, तब मनुष्य को भेजा जाएगा, ठीक है, और शायद इसी साल में भेजा जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। और ये नासा जो कर रहा है ये आर्टेमिस मून मिशन, ये लगभग 5 दशक यानी 50 साल के बाद ऐसा हो रहा है, भेज रहा है मनुष्य को, ठीक है। तो काफ़ी समय हो चुका था, तो 50 साल के बाद फिर मनुष्य नासा द्वारा चंद्रमा पर भेजा जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर हम सब देखते हैं हमारा करंट अफेयर्स। 4 नंबर करंट अफेयर्स इज सो इम्पोर्टेंट, तो लेट्स सी। फोर्थ नंबर, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 27वां सम्मेलन, जिसको कॉप 27 बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग, जितनी गर्मी बढ़ रही है आप सब जानते हैं, टेम्परेचर हाई लेवल पे जा रहा है, तो उसके विषय में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क द्वारा हर एक साल सम्मेलन होता है, तो उसी में से
ये कौन सा सम्मेलन है, तो ये COP27 यानी 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें 6 से 20 नवंबर को COP27 का आयोजन मिस्र में शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। ठीक है, नाम आप याद रखेंगे, डीपली पूछेगा बीपीएससी तो आपको नाम जरूर याद रहना चाहिए। मिस्र में, सिर्फ ये मिस्र याद नहीं करेंगे, मिस्र में शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। दूसरा, यह सम्मेलन में मिस्र के विदेश मंत्री सामे शुक्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। तीसरा, COP27 में भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया, इसे भी आप याद रखेंगे। तो एक्चुअली में COP27 यानी COP इज रिलेटेड विथ क्या, मतलब किससे रिलेटेड रहता है, तो जलवायु परिवर्तन से, मौसम जो इस प्रकार से बदल रहा है, आप जानते हैं कि गर्मी बहुत बढ़ते जा रही है, कहीं कहीं ठंड बहुत बढ़ते जा रही है, तो ये सब पृथ्वी की जो पहले घटना घटित होती थी, जो पहले जिस प्रकार से मौसम रहता था, उसके अनुकूलता बहुत ज़्यादा खराब होते जा रही है, क्योंकि हर एक देश विकसित होना चाहता है, उसके दौरान बहुत सारे फैक्ट्री लगते हैं, जिस कारण से बहुत सारे कार्बन उत्सर्जित होते हैं और उससे पर्यावरण काफ़ी हद तक नुकसान में जाता है। ठीक है, तो इसके लिए नेता सबको और सबको ही, सिर्फ हमारे लीडर को ही नहीं, हम सबको भी समझना चाहिए। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कुछ कर लें, बस अपने आसपास थोड़ा पेड़ वेड़ लगा दें, बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा, क्योंकि पेड़ ही एक अल्टीमेट चीज़ है जिससे कार्बन को नियंत्रित किया जा सकता है और ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया जा सकता है। बाकी आप कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सर। चलिए, चौथा पॉइंट है, मुख्य बात क्या हुआ, वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखना है, तो ये पहला प्रायोरिटी सेट किया गया। पांचवा है, COP26 2021 में ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, COP27 तो मिस्र में हो रहा है, COP26 ग्लासगो में हुआ था। 6 नंबर है, COP27 में एक महत्वपूर्ण फंड, लॉस एंड डैमेज फंड का गठन की सहमति बनी। इसमें बड़े देशों की भूमिका अहम होगी, जो इकोनॉमिक पावर है, क्योंकि जो भी छोटे देश में मान लेते हैं प्राकृतिक आपदा आएगा तो उसे पैसे की सख्त जरूरत पड़ती है, उसमें ये वाला फंड काम देगा, लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, सातवां है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये वाला आप संगठन जरूर याद रखेंगे, आगे हम सब इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे भी। UNFCCC, ठीक है, का आगामी सम्मेलन COP28 संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को होगा। चलिए आज के दिन का आखिरी करंट अफेयर्स देखते हैं हम सब, 5वां नंबर। चलिए आखिरी करंट अफेयर्स हम सब देखते हैं, छोटा सा करंट अफेयर्स है, 5वां। प्रतिबंधित तालिबान संगठन TTP व पाकिस्तान सरकार के बीच संघर्ष विराम समझौता नहीं हो पाया। देखिए, जैसे तालिबान अफगानिस्तान में रूल करती है, उसी तरह पाकिस्तान में भी तालिबान है। उस तालिबान को क्या बोलते हैं, तो तहरीके तालिबान। तो देखिए एक ही पॉइंट में मैंने समझा दिया है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जून 2022 में पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्ष विराम को निरस्त करने की घोषणा 28 नवंबर 2022 को कर दिया। ठीक है, यानी संघर्ष विराम नहीं हो पाया और TTP ने हर एक जगह पाकिस्तान में ब्लास्ट करने की धमकी दे दी है। तो ऐसा मतलब भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं हमारा पड़ोसी देश कैसे है। फिलहाल चलिए उस सब पे बात पे हम सब डिस्कशन नहीं करते हैं, हम सबको करंट अफेयर से मतलब है। तो ये थे 5 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के। आपको कैसी लग रही है मेरी सेशन, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और इसी तरह डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको नंबर आने के चांसेस बहुत हद तक हाई होंगे। अगर आप वन लाइनर पढ़ के जाएंगे, कोई भी बुक से अगर आप वन लाइनर से भी याद करके जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है और आपका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है 69 BPSC में। तो आई थिंक मैं कम ही टॉपिक को डिस्कस कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है और बहुत मेहनत भी लगता है। तो मैं डेली 5, 6, 7 इस प्रकार से, कोई ये नहीं है फिक्स्ड, मैं हर एक वाला डिस्कशन करूंगा और डिटेल में डिस्कशन करूंगा। लेकिन ठीक है, यहाँ पे वन लाइनर आपको नहीं मिलेगा। बाकी इस चैनल पे जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है, जो भी मेरी एक्सपीरियंसेस हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे गुमराह करने वाली बात नहीं होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे मैं जो बात बोलूँगा जेन्युइन रूप से बोलूँगा और प्लस आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा सोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है, कि थोड़ा सा बुक पढ़ लेंगे और 69 BPSC फोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये गलतफहमी में जीना आप सब छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद चलिए मिलते हैं 69 BPSC पे डिस्कशन करेंगे बाद में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे अगर सेशन अच्छी लगी हो। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।